सर की वो एक चीज़ मैंने बिल्कुल फ़ॉलो करी और जब वो चीज़ बिल्कुल आँख बंद करके फ़ॉलो करी ना, तो उसने रिज़ल्ट भी दिया। केवीएस ही क्यों चुना, या फिर एक केवीएस एक तुक्का ही है, या फिर आप चुनना कुछ और चाह रहे थे, केवीएस मिल गया, केवीएस ही क्यों? सर एक्चुअली बात ये की थी कि सर जब बैचलर्स कर रहे थे, तो उस टाइम पे सर 2090 पे जो इससे पहले जो भर्ती निकली थी, उस टाइम पे कुछ मेरे सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था। हम्म। स्पोर्ट्स ऑफिसर में हुआ था और केवीएस में हुआ था, तो तब पता चला कि केवीएस की जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो जब आपने तैयारी शुरू करी, जैसे अभी बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपका क्या डेली का रूटीन होता था? कैसे आप पेपर वन को करते थे? सर पेपर टू का लोड बढ़ चुका है पहले से। तो पहले क्या 150 मार्क्स का पेपर आता था, 50 मार्क्स का आपका जनरल पेपर एंड हमारा था 100 मार्क्स का हमारा फिजिकल एजुकेशन का। सर अब पेपर का लेवल बिल्कुल अप हो चुका है। सौंदर्य, एक बात बताओ कि आपकी मैथ कैसी थी? सर मैथ्स मेरी एवरेज नहीं है हमेशा से। तो क्या आपने बुक्स ही पढ़ाई करी, क्या बुक्स को हाईलाइट करके पढ़ा, या फिर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए? सर मेरे मेरे साथ सर थोड़ा सा ये हैंड रिटन नोट्स वाली ही मैं से ही मेरा काम हो पाता है। तो जितने भी बच्चे या जितने भी साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है पहले से, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट बने बने रखिए अपने प्रिपरेशन को और बिल्कुल टच में रखिए। अगर आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कुछ भी हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी ठीक होंगे, वो तो मुझे पता ही है। और आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, कभी आप ही की तरह ये भी स्टूडेंट थी। आज है केवीएस में चयनित, 2023 जो वैकेंसी आई थी उसी में सेलेक्टेड है सौंदर्या साध। और काफी समय हो चुका है, लगभग 2 साल से ऊपर हो ही चुके हैं कार्य करते हुए इन्हें संस्थान में। और कैसा लगा इनका संस्थान का एक्सपीरियंस, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया और किस तरीके से शुरुआत करी, क्या क्या इन्होंने जो पड़ाव पार करे, सारे के सारे इन्हीं के मुंह से जानेंगे। सारी चीजें ये खुद बताएंगी, और क्या क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो करी, क्या क्या स्ट्रगल्स आए, कहाँ डिमोटिवेट हुई, कहाँ मोटिवेशन मिला, किस किस ने साथ दिया, किस किस ने साथ छोड़ा, सब देखेंगे सौंदर्या के ही साथ में। जुड़े रहें आप हमारे पूरे पॉडकास्ट में, और सौंदर्या खुद बताएंगी इसके बारे में। तो सौंदर्या, स्वागत है पहली बात तो हमारे चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच। केवीएस जैसी संस्थान जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम, भाई मुझे पता है बहुत सारे बच्चे टाइम के लिए ही केवीएस छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा जो है टाइट शेड्यूल रहता है, मुझे पता है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसके ऊपर भैया इतना बोझ, जिसे हम भुला नहीं सकते हैं, और सबको पता है कितना बोझ रहता है। चाहे स्पोर्ट्स मीट हो, स्कूल का डिसिप्लिन हो, फिजिकल एजुकेशन का कोई पीरियड हो, या फिर और किसी टीचर को कोई समस्या हो, स्कूल में किसी बच्चे को कोई समस्या हो, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो, सब जगह फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही वन मैन आर्मी की तरह खड़ा कर दिया जाता है। तो गांव जैसे में कहाँ पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग कहाँ थी, क्या पहली ही पोस्टिंग है, अभी ट्रांसफर नहीं हुई, कब ट्रांसफर होगी, कितनी सैलरी मिलती है, सब चीजें जानेंगे। जितने भी साथी केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो एक रामबाण सॉल्यूशन होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सौंदर्या से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और मंच पे साझा करें अपनी जितना भी उनका एक्सपीरियंस है। पहली बात तो फिर से धन्यवाद आपका प्रीसियस टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया कि मैं अपनी इस केवीएस की जर्नी को हमारे जैसे और फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स से साझा करूं और शेयर करूं। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो सर सर मैं इंट्रोडक्शन बताइए प्लीज जी अपने सर। बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम सौंदर्या साध है। मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं इंट्रोड्यूस करूंगी। हाँ, मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हुई और 2023 में मेरा मास्टर्स हो गया, और तभी मास्टर्स का एग्जाम लास्ट ईयर होते होते केवीएस का एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया, और अभी मैं पोस्टेड हूँ एमपी में, जबलपुर रीजन में, सिवनी नाम के एक जिले में, कहते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिवनी। तो तब से मैं अभी तक कार्यरत हूँ। तो बस फिलहाल तो मैं इतना ही इंट्रोड्यूस अपने आप को कराना चाहूंगी। चलिए, और गेम क्या है आपका? जी सर, मेरा स्पेशलाइजेशन ट्रैक एंड फील्ड है। अब मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ, लेकिन फिर भी केवीएस की जॉब कर रहे हैं।
चलो, ये तो एक भाग्यशाली स्टूडेंट्स हैं आपके, जिनने इतने क्वालिफाइड टीचर मिल रखे, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर तक की यूं लगा लो कि पूरी कमान है उनके पास में, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं 11वीं और 12वीं वाले बच्चों को, या 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे आपके। और कैसे आपने शुरुआत करी सौंदर्य, शुरुआत से बताओ, जीरो से जी कैसे सर, स्टार्टिंग बिल्कुल। पॉइंट था? तो पहले तो जो भी हमारे ये पॉडकास्ट सुनने वाले, मैं उनको आपको ये बता देती हूँ कि मैं जो हूँ सर का वो वेरी फर्स्ट बैच है, जब सर ने अपनी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी वर्चुअल मैनर पे ड्यूरिंग कोरोना। तो मैं उनकी उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हूँ, जो कि हमेशा उनकी स्टूडेंट ही रहेंगे, और हमेशा जिनके लिए रिस्पेक्ट लाइफ टाइम बनी रहेगी। और उन्हीं की वजह से कोविड जैसे महामारी के टाइम पे, जब मोटिवेशन ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, ऐसे टाइम पे सर के थ्रू जो है इतने मोटिवेटेड रह के हमने स्टडी किया, 2 साल लगातार नेट का एग्जाम दिया, मास्टर्स के लिए एलएनआईपी का एग्जाम दिया, और भी एग्जाम दिए। तो उस टाइम पे, जो कोविड के टाइम पे जो यूटिलाइजेशन सर के थ्रू जो हुआ, वो बिल्कुल रामबाण की तरह था हमारे लिए, जिसका हेल्प हमको अभी तक मिल रहा है। तो पहले तो मैं फिर से सर को धन्यवाद करना चाहूंगी। ये उस समय हमारे लिए एक काइंड ऑफ एंजल या फरिश्ते की तरह आने के लिए, कि मेरे जैसे कई ऐसे स्टूडेंट को उस टाइम पे सहारा मिला, जिनको जरूरत थी, कि जिसको पुश काफी पुश की जरूरत थी, कि काफी हम अपने फ्यूचर में, फिजिकल एजुकेशन के फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सर, जैसे मैंने आपको शेयर किया कि जीरो से, तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ था, उस टाइम पे आई वाज इन थर्ड ईयर में का लास्ट चल रहा था। उसके बाद फिर मास्टर्स में एडमिशन लेना था, बट क्योंकि कोविड चल रहा था, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा क्लासेस भी नहीं थी। लेकिन मैं ये चीज विश कर रही थी भगवान से, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी है सच बोलूंगी, कि आई वॉज लिटरली विशिंग टू गॉड कि भगवान, कुछ क्लासेस हर चीज की चलती है, हर सब्जेक्ट की चलती है, हमारे लिए कोई कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं खोलता। सो लिटरली बता रही हूँ, मैं आपको फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रही थी रूट टू फिजिकल एजुकेशन। हाँ, दूसरे दिन दूसरे दिन मुझे यूट्यूब पे आपका वो जो होता है बैनर बनाया थंबनेल था। दिखा, थंबनेल टाइप दिखा, कि आप फ्री में नेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर मैंने तुरंत एनरोल किया, और आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएड। हम्म। एमपीएड के लिए सर मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं खुद से प्रिपेयर कर रही थी, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं एलएनआईपी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, कि मैं वो एग्जाम क्लियर कर लूंगी। बट आपकी क्लासेस के थ्रू मैंने आपकी क्लास अटेंड करी। आपने सर जो टाइम दिया हमको, आप दिन 3-3 4-4 घंटे हमने सर क्लासेस ली, सर ने क्लासेस ली हैं, बिना टाइम का ध्यान देते हुए 12-12 बजे तक मॉक टेस्ट लगाए, एवरीथिंग। और जो हमारे डाउट्स थे वो सर ने बिल्कुल क्लियर करे, जो भी मुझे डाउट्स हुआ करते थे सर बिल्कुल क्लियर किया करते थे, बिना ऐसा फील कराए अ, कि मेरे डाउट का कोई लेवल है या नहीं है, इसको बिना सोचे। और मैं ही, जो भी स्टूडेंट्स थे सब लोग, तो हम मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती थी, हुई कभी इंटरेक्शन करने में सर से। तो हम्म। मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, एग्जाम एंट्रेंस क्लियर करने के लिए एलएनआईपी का, सर की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा कारगर रही। तो उसके वजह से मेरा, क्योंकि मास्टर्स के लिए बहुत एक अच्छा लेवल देता है एलएनआईपी मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए। अगर आपने वो पढ़ लिया अच्छे से, तो आप नेट के लिए तो आप इजीली अपेयर हो सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। ये तो मैं डैम डैम श्योर आपको कह सकती हूँ। सर के नेट के बैच ने इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि एमपीएड का एंट्रेंस तो निकला ही निकला। सर ने जो स्ट्रेटेजी थी वो फॉलो की हमने पूरी, कि कि पूरा एमसीक्यू किस तरीके से लगाना है। क्योंकि वही होता है ना कि जैसे सर बताते हैं कि हथौड़ा मारने से ही जरूरी नहीं है कि रिजल्ट मिल जाए या पत्थर टूट जाए, सही तरीके से हथौड़ा मारने से ही पत्थर टूटता है। बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस गिव्स यू रिजल्ट। तो सर बिल्कुल। ने जो प्रॉपर प्रैक्टिस का एक स्ट्रेटेजी बताया, कि एमसीक्यू कितना लगाना है, कब लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, क्या तरीका होना चाहिए, और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, लास्ट 10 डेज में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर की वो एक चीज मैंने बिल्कुल फॉलो करी, और जब वो चीज बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करी ना, तो उसने रिजल्ट भी दिया।
तुरंत रिजल्ट दिया। तो इसलिए वो जो शून्य से कुछ बनने तक के रास्ते में सर सर ने वो शून्य से कहीं और ही पहुंचा दिया। और केवीएस के टाइम पे भी जो वो जो एमसीक्यू वाली स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग था, उसके लिए भी सर ने गाइड किया बहुत। कि जो लास्ट एक्चुअली मैंने भी केवीएस का एग्जाम जब दिया था, तो लास्ट 15 डेज में मैंने ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है बिना टाइम वेस्ट किए, तो सर से पूछा और सर ने गाइड किया, और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। सौंदर्या, आपने ना सर ही सर कर दिया बस। एक्चुअली में देखो, हमारा रोल बहुत कम होता है। मैं और शुभम, हमने दोनों ने 2020 में जी सर। स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो मेरा और शुभम का रोल यूं लगा लो कि 5% रहता है। सारा रोल, जो 95% रोल है, वो स्टूडेंट्स का ही रहता है। तो सौंदर्या उन स्टूडेंट्स में से थी, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके डाउट्स इतने रहते थे जिसके पूछो मत। तो मैं और शुभम डांटते भी थे इसको कि इतने सिली सिली डाउट्स नहीं पूछने होते हैं। तो सौंदर्य कहती थी ठीक है सर, कोई बात। लेकिन ये बहुत इनोसेंट स्टूडेंट्स में से एक थी, और जिसको बहुत मेहनत करनी थी। दिन रात बस इसको कुछ नहीं, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। रात के 12 बजे भी हमने अगर क्लास ली है, तो उसमें अगर एक भी स्टूडेंट है मान लो, तो वो सौंदर्य जरूर होती थी। ये काबिले तारीफ है, कभी एब्सेंट नहीं होती थी, कभी। जिस दिन मान लो क्लास में साइलेंस है, इसका मतलब है सौंदर्य नहीं है, क्योंकि वो पीछे से कुछ ना कुछ डाउट पूछती रहती थी। तो एक वो रहता था। तो उसमें शुभम का भी बहुत बड़ा योगदान है, और उसके लिए मैं, भैया हम मिलके ही सब कुछ करते हैं, टीम वर्क होता है। उस टाइम पे जो चीज थी, हमने शुरुआत करी मिलके। और वो पोस्टर जो था, वो तो काफी लोगों ने स्टेटसों पे लगाया था। जब हमने स्टार्ट करे थे बैच, तो हर किसी ने, मतलब लाल कलर का वो पोस्टर था। पहली बार जी मैंने सर। मेरे दोस्त से बनवाया था, विक्की नेगी से, और पूरी सब जगह लाल ही लाल हो रखा था स्टेटस में, मैंने देखा था जब। तो कुछ ऐसी चीजें थी, और जिसमें हम कभी टाइम देखते ही नहीं थे। आज भी हम पढ़ाते हैं तो टाइम देखते नहीं है, कि टाइम देखा नहीं जाता पढ़ाई के टाइम पे। तो ये एक मेन चीज है जो आपने बताई। अच्छा, ये बताओ, केवीएस ही क्यों चुना, या फिर एक केवीएस एक तुक्का ही है, या फिर आप चुनना कुछ और चाह रहे थे, केवीएस मिल गया, केवीएस ही क्यों? सर एक्चुअली बात ये की थी कि सर जब बैचलर्स कर रहे थे, तो उस टाइम पे सर 2090 पे जो इससे पहले जो भर्ती निकली थी, उस टाइम पे कुछ मेरे सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था। हम्म। स्पोर्ट्स ऑफिसर में हुआ था और केवीएस में हुआ था। तो तब पता चला कि केवीएस की जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जिसके लिए हमारी फील्ड में काफी इसके लिए लोग इंटरेस्टेड हैं। और काफी मतलब है, क्योंकि इसकी मैंने पता किया था टीचर से, तो उन्होंने बताया इसका सैलरी काफी अच्छा होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो अब सर, पैसे का चक्कर बाबू भाई। नहीं सर, नहीं सर, पैसे वाला वो नहीं था। सर एक वो होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हाँ। टेंशन होता है, कुछ बनना भी है। हम्म। और सर एक काइंड ऑफ थोड़ा गवर्नमेंट की हम जब बात करते हैं, तो एक वो स्टेटस भी प्रोवाइड करता है ना गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं। तो वो डेफिनेट। एक थोड़ी सी प्रायोरिटी थी, थोड़ी सी, कि सर जब भी केवीएस का एग्जाम निकलेगा, चाहे वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो मुझे देना देना है, और वो मुझे क्लियर करना है। सर ये माइंडसेट था शुरुआत से। वो बैचलर से था सर, फर्स्ट ईयर से था। सर मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी, फर्स्ट ईयर से मेरे को पता चला। तो तब से मेरा माइंडसेट था कि अगर केवीएस का पेपर आता है तो मैं दूंगी जरूर, और सर मेरे क्लियर करना ये मेरा ड्यूटी। मैं इसलिए मानती थी कि सर उसका सिलेबस पढ़ रखा था, कि बैचलर्स का ही सब उठा के देते, वो मास्टर्स का कुछ देते ही नहीं है। आप बैचलर्स में आप पढ़ रहे हो, अगर आपने जो पढ़ा है अच्छे से, हम्म। आप, तो इसका मतलब है आप केवीएस का एग्जाम निकाल लोगे। और हम्म। अगर आप नहीं निकाल पाए ऐसा एग्जाम, तो आपने जो पढ़ा है वो किसी मतलब का नहीं है। तो काइंड ऑफ मैंने अपने आप को ही थोड़ा सा चैलेंज टाइप दे दिया था कि निकालना है। अब सर वो ये नहीं था कि केवीएस में रहना ही है। ऐसा नेट वगैरह है कि नेट भी देना है, केवीएस भी देना है, जेआरए भी क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सब कुछ था एक। लेकिन जो रास्ते में आता जा रहा है, सब कुछ अचीव करते जाओ। सर ये था कि जो आता जा रहा है अचीव करते जाओ, ताकि जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सको। लेकिन अभी फिलहाल तो केवीएस में अटके हुए हैं। तो केवीएस के बाद में अब नेक्स्ट प्लान क्या है फिर आपका? सर नेक्स्ट प्लान तो सर हायर एजुकेशन का ही है। सर रिसेंटली एग्जाम तो दिया था, कोई नहीं। एचपीएससी का एग्जाम तो दिया था। बट थोड़ा सा वही प्री प्री तो दिया, प्री दिया था, लेकिन वो भी काइंड ऑफ बिल्कुल बाउंड्री पे क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो हम्म। लेकिन एक्सपीरियंस सर अच्छा था।
कोई नहीं, एक्सपीरियंस काफी अच्छा आगे था। आपके अब लिए आगे डेफिनेटली जाके, जी कुछ सर, कर। आगे जाके कोई अगर एग्जाम आएगा तो बिल्कुल उसके लिए ट्राई करेंगे। चलिए, तो अब ये बता दीजिए, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कि जब आपने तैयारी शुरू करी थी, जैसे अभी बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपका क्या डेली का रूटीन होता था? कैसे आप पेपर वन को करते थे और कैसे पेपर टू टू को करते थे? तो पेपर वन और पेपर टू की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता था? सर पेपर टू का लोड बढ़ चुका है पहले से। तो पहले क्या 150 मार्क्स का पेपर आता था, 50 मार्क्स का आपका जनरल पेपर, एंड हमारा था 100 मार्क्स का हमारा फिजिकल एजुकेशन का। सर अब पेपर का लेवल बिल्कुल अप हो चुका है। हम्म। सर जैसे एचटेट का अप हो चुका है, हम्म। वैसे ही अब केवीएस का भी अप हो चुका है। 80 मार्क्स का अब हमारा पहले तो, अब ये जनरल पेपर आता है, 100 मार्क्स का हमारा मेन पेपर आता है। और हम्म। 80 मार्क्स में भी बाइफरकेशन ज्यादा कर दिया है, कि 20 मार्क का कंप्यूटर आएगा, 20 मार्क का जनरल नॉलेज आएगा, 20 का आपका रीजनिंग आएगा, ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी ये भी। तो अब जो है सर थोड़ा लोड बढ़ गया था, तो फर्स्ट पेपर पे थोड़ा फोकस किया। हम्म। कैसे कि सर कुछ मतलब जैसे सर अड्डा कई मैंने ले रखा था, हम्म। कि उस टाइम में केबीसी प्रिपरेशन आप ही करा रहे थे। तो हम्म। एमसीक्यू सब जो देते थे वो तो मैं कर रही थी। उसके अलावा जो दूसरे टीचर जो पढ़ाते थे हम्म। अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो उनके मॉक टेस्ट हो गए, वो सॉल्व करना। पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर करना कि सर हम्म। जैसे अब 1 महीने का टाइम था मेरे पास, तो मैंने हम्म। 1 महीने में कुछ मतलब ऐसा डिवाइड कर रखा था कि मॉर्निंग के सेशन में मुझे पहले लैंग्वेज क्लियर करना है, हिंदी और इंग्लिश। 4 दिन हम्म। मैंने लैंग्वेज को दिए सर, 4 से 5 दिन हाँ। लैंग्वेज का क्लियर करा। उसके बाद मैंने फिर कंप्यूटर को उठाया, और हम्म। फिर कंप्यूटर क्लियर करा। तो कंप्यूटर के साथ साथ मैंने शाम के टाइम पे मैं लैंग्वेज के इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन पेपर लगाती थी, ताकि जो जो याद किया है वो भूलू ना। फिर हम्म। कंप्यूटर का हुआ, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पेपर लगाने लगी इवनिंग सेशन में। और मॉर्निंग सेशन में फिर मैंने जनरल नॉलेज पे फोकस किया। तो उसके बाद फिर जनरल नॉलेज का 5 दिन में हुआ, 4-5 दिन में किया, तो फिर बाद में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर। सर ऐसे ही फिर रीजनिंग रीजनिंग पे टाइम दिया। रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया क्योंकि 20 मार्क्स की हो गई थी। तो रीजनिंग तो सॉल्व ही करते रहते थे सर, रीजनिंग छोड़ी नहीं थी। और इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के सर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दिए थे शुरुआत से। और सर फिर बाद में फिजिकल एजुकेशन पे सर बाद में ध्यान दिया था, क्योंकि सब्जेक्ट वही था, हमारे पुरानी सिलेबस था। उसमें सर एमसीक्यूज पर ज्यादा लगा है, कंसेप्चुअल बेस्ड। और लास्ट ईयर के जितने भी हमारे पेपर हुए हैं पिछले 5-6 साल के, और केवीएस के भी जितने साल के, उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स लगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर कहीं डाउट रहा तो फिर उसको पढ़ लिया। सर टाइम मतलब कहने का मतलब टाइम से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाने को दिए। कंसेप्ट को शुरुआत में क्लियर कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाए प्रीवियस ईयर के, और मॉक टेस्ट। तो उससे जो जो टॉपिक अगर छूट रहा है तो उसको टाइम भी दिया अलग से पढ़ने के लिए। तो सर ऐसा मतलब शुरुआत मैंने कहने का मतलब जनरल पेपर पेपर वन से से करी? करी थी, पेपर वन से करी थी। और फिजिकल एजुकेशन पे बाद में ध्यान दिया था। तो जितने भी हमारे अभी साथी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप यही सजेस्ट करना चाहोगे कि अभी आपका टीयर वन है, इस बार तो टीयर वन जो क्वालिफाई करेगा वही टीयर टू में बैठ पाएगा, ऐसा अच्छा सीन सर, है। ऐसा हो गया हाँ। है। हाँ, ऐसा हो ओ गया है इस सर, बार। डी ट्रिपल एस भी जैसा? नहीं, ऐसा भी नहीं, ये तो और भी अलग कर दिया है। डी ट्रिपल अच्छा एस बी सर। में तो एक ही साथ पेपर होता है। अच्छा पेपर ही सर। होगा, प्री मेंस फिर इंटरव्यू। ओ हाँ। अच्छा तो सर। थोड़ा देखो, सा, सेलेक्टेड कैंडिडेट शौक हो गए कोई कि नहीं क्या। सर, जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उस हिसाब से। तो हमारे लिए भी सर 180 वाला जो है अलग था, वो था, डिफिकल्ट था, क्योंकि हमें तो इंटरव्यू में आके डेमो भी देना था। इसके तो, हाँ, इसके नंबर नहीं है अभी। अच्छा सर। हाँ, तो प्री मेंस के बाद फिर इंटरव्यू है ओह, आई। खतरनाक हो गया। तो बहुत खतरनाक हो रखा है अभी। लेकिन वही है कि जब आप अगर होते ना सुंदर, ये टेंशन ना लो, अगर आप अभी इस वक्त होते तो आप इस वक्त भी काट जाते, कोई जी दिक्कत सर। नहीं है। सब वो तो कोई ना कोई तो मतलब कर ही लेगा। अब हाँ, डिफिकल्टी तो क्या ही है सब, वो तो बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन हमको भी हमारा लेवल बढ़ाते रहना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो अभी ये होने वाला था, तो सभी को ये की सजेशन है, जैसे मैंने सौंदर्य की बात सुनी, इनकी जो स्ट्रेटजी थी बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी थी, कि आपने पहले एक एक चीज को कवर किया, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। अच्छा सौंदर्य, एक बात बताओ कि आपकी मैथ कैसी थी? सर मैथ्स मेरी एवरेज रही है हमेशा से।
तो अगर लेकिन सर मैंने मैंने क्या किया कि सर एवरेज कैसे रही है एज अ मतलब स्कूल टाइम पे। लेकिन अब मैं अगर अब बात आती है तो कुछ टॉपिक ऐसे है सर जो कि नहीं थोड़ा सा जिनको टाइम लगता है, तो उसको मैंने अलग से टाइम दिया अगर मैथ्स की हम बात करें तो। क्योंकि सर वेटेज का हमको पता होना चाहिए कि कितना मैथ्स का वेटेज आता है और आपसे कितना बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप उतना ही टाइम लगाएं, क्योंकि एग्जाम हम जब देने जाएंगे तो 3 घंटे से आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। और आप पूरा मैथ्स करने या फिर किसी ऐसा टॉपिक जो कि आपको नहीं आता है उसमें वेस्ट नहीं कर सकते। तो सर मैथ्स में मैंने टाइम दिया, लेकिन उन चीजों में ज्यादा टाइम दिया जो मेरे को अच्छे से आता था। जो मेरा सर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा था, जिससे मेरे हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन भी नहीं लग पाते, तो मैंने उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाया, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया सर। क्योंकि क्वेश्चन वो 2-3 ही आते हैं, उन दो हम्म, तीन क्वेश्चन की वजह से मेरे क्या पता रीजनिंग के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन छूट जाए। सो ये थोड़ी मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी। तो यही है भाई, मैं बताता हूँ। मैंने भी भाई केवीएस क्वालिफाई किया था, और मेरी भी कोई मैथ उतनी खास थी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है ये मत सोचो कि किसी की मैथ खास होती है तभी जी जाके, सर। क्योंकि और भी भाई 4 सब्जेक्ट और भी हैं आपके। हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। ये भी तो सारी चीजें हैं। तो ये जीके भी है। तो ये सारी चीजें हैं। वो सिलेबस में देख लेना जीके है कि नहीं है। क्या मोनू सर ने बोली थी नहीं जीके सर है। जी के तो जनरल अवेयरनेस आया है। तो वो सारी चीजें हैं, इस बार का सिलेबस देखना पड़ेगा फिर भी। अच्छा सर। और ये सारी स्ट्रेटेजी भैया सौंदर्य ने फॉलो करी, तो आप देख लेना इसके हिसाब से कैसी आपकी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सब सर तो स्ट्रेटेजी तो सर थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी। सर बहुत पर्सनलाइज होती है सर स्ट्रेटेजी, किसी डेफिनेट। और की आप फॉलो कर ही नहीं सकते। हम्म। जरूरी नहीं है आप किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो वो आप पे भी काम करेगी। आपकी स्ट्रेटेजी के लिए बारे में आपको खुद पता होना चाहिए कि आप पे क्या सूट करेगा। आपको आप वो खुद ही बना सकते हो, किसी की कॉपी नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का हमारा एक इंडिविजुअल डिफरेंस वाला प्रिंसिपल है, जी वो यहाँ सर। लागू होता है। जी कि सर। आप देखो, आपका लाइफस्टाइल आपको पता है, आपकी रिकवरी आप कितना पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, आपका बिल्कुल घर का सर। माहौल क्या है। तो आपके लाइफ को आप मैनेज करेंगे तो वो बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। अब हैंड रिटन नोट्स से बात करते हैं। क्या आपने बुक्स ही पढ़ाई करी, क्या बुक्स को हाईलाइट करके पढ़ा, या फिर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए? सर मेरे मेरे साथ सर थोड़ा सा ये हैंड रिटन नोट्स वाली ही मैं से ही मेरा काम हो पाता है। सर मैं फोन में देख के या फिर बुक में टिक मार्क करके नहीं हो पाता। अगर मेरे को चीज सर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मैं हम्म। उसको सर लिखती हूँ। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है आपकी, यही होना भी चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट के लिए और पीवाईक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज के लिए आपने कैसे कैसे कहाँ से तैयारी करी, क्या क्या रिसोर्सेज थे आपके? सर मॉक टेस्ट सर मॉक टेस्ट तो सर मैंने सर सब्सक्रिप्शन ले रखा था अड्डा का उस टाइम हम्म। पे। तो सर उससे तो प्रोवाइड हो रहे थे। हम्म। और सर कुछ पीवाई क्यूज जैसे अड्डा से मिल जा रहे थे कुछ तो। और हम्म। मॉक टेस्ट ही मिल जा रहे थे और सर कुछ फ्रेंड सर्कल बना हुआ था हमारा तो ग्रुप सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ हाँ पीडीएफ्स सर। वगैरह आ जाती थी। पीडीएफ्स वगैरह उनने शेयर कर दी थी, मेरे पास किसी थी तो मैंने उनको शेयर कर मैंने दी भी थी। भेजी थी पीडीएफ शायद, है ना। सर आपसे मांगी थी मैंने। तो वो पीडीएफ मैंने प्रिंस को भी दी सर थी। जी सर। सर मैंने उनको भी मैंने कुछ शेयर करी थी, उनसे ही मांगी थी। हाँ। तो यही है। और उसके बाद में उस टाइम पे तो शादी नहीं हुई थी प्रिंस के शायद ना। नहीं सर कहाँ। तो अच्छा, उस टाइम पे वो शेयर कर रहा था बस। हाँ सर सर उस टाइम तो हम एक दूसरे के वो थे दोस्त। आ, क्या बोलते हैं। गर्लफ्रेंड। अरे सर कंपेटिटर। अच्छा, फर्स्ट कंपेटिटर। कंपटीटर। तेरे के। साथ में कंपेटिटर। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सर एक का भी अगर नहीं होता तो फिर वो दिक्कत हो जाती ना, शादी हम्म। कैसे करते। हाँ, ये भी बात है। तो बाकी देखो भाई, ये भी बहुत तगड़ा वो था। नहीं सर अब सर आई डोंट थिंक मेरे को शेयर करना चाहिए कि नहीं, आप मेरे को बताइए तो मैं करूंगी नहीं शेयर। अरे करो करो, क्यों नहीं करो, ये तो कैंडिडेट्स के लिए बहुत सर जरूरी रात चीज। सर एक्चुअली सर एक आपके सर्कल में रहते हो ना वो बहुत जरूरी है। हम्म। सर अगर आपका सर्कल मतलब जैसे सर्कल जैसे हाँ, अगर समझ। कंपेटिटिव लोगों से है, हम्म। कैसे भी वो लोग दोस्त हैं कैसे भी चलेगा, कोई भी है फिर चाहे वो आपका स्पाउस हो चाहे हम्म। वो
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो। तो लेकिन अगर आपके वो कंपेटिटिव मतलब मोड में है तो आप कर जाओगे, मतलब आपको जो चाहिए वो कर लोगे। तो सर हम्म। हमारा भी ऐसे ही था कि अब सर उस टाइम पे अब हम लोग रात को वो जागते थे, तो मेरे हम्म। को भी मोटिवेशन, नहीं नहीं ये जागे हुए क्यों, मेरे को भी पढ़ना है। हम्म। कॉफी की स्नैप भेज रहे हैं, नहीं नहीं मेरे को भी मतलब ऐसे सर रात को जाग जाग के पढ़ाई एक करी है। फोमो क्रिएट कर देते थे नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मतलब सर मैं पढ़ रही हूँ अकेले और उनकी स्नैप आई है, मेरी स्नैप उनके पास गई, तो भाई की पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो। हाँ। तो अंदर एक से वो मोटिवेशन आता था सर कि नहीं पढ़ना है, सो कैसे रही हूँ मैं, या फिर वो भी ये कहते थे मैं सो कैसे रहा हूँ, पढ़ना है। तो सर रात को जाग के 3 3 4 4 बजे भी कॉफी पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा था। वही चीज है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो तैयारी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, और हम सो रहे हैं, तो एकदम से नींद भाग जाती, फिर कॉफी की भी जरूरत नहीं होती। तो सर मतलब उस टाइम पे हाँ मतलब वो मेरे कॉम्पिटिटर थे, मैं उनकी थी, मतलब ऐसा सोच रखा था थोड़ा मन में। बहुत अच्छा है भाई, देखो साम दाम दंड भेद, अल्टीमेटली यू हैव टू अचीव योर गोल। जी सर। सो जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, अभी बहुत बच्चे जो हैं वर्किंग हैं, जी सर। और कई तो हैं जैसे कि हाउस वाइफ हैं, एंड दे आल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर केवीएस और एनवीएस। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि उनको किस तरीके से अपना सेट करना चाहिए रूटीन, कि स्कूल में ही इतना थक जाता है इंसान, तो किस तरीके से? सर जो लोग अब जैसे सर अगर हाउस वाइफ है या कोई ऑलरेडी वर्किंग है, सर हाउस वाइफ के लिए भी काम है घर का, और जो वर्किंग में बाहर है उनके लिए भी काम है, सर उनके लिए चीज बहुत और डिफिकल्ट हो जाती है। तो उनके लिए अगर केवीएस है माइंड में तो प्रिपरेशन तो पहले से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आया तो आप काम कर लो तो हो जाएगा, पॉसिबल बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर 24 घंटे में से आपको 15 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, आप कुछ भी मान लो। आप अगर 1 महीने पहले भी करोगे तो 15 घंटे देने ही पड़ेंगे, ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट ही होती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन आ गया है तो जो लोग अभी हाउस वाइफ है या वर्किंग है तो अभी से प्रिपरेशन कर लें तो अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, आलस आलस ना, अब आलस तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है सर यहाँ पे। ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आलस आप कर ही नहीं सकते, अगर आपको चाहिए सिलेक्शन तो आलस को तो छोड़ना पड़ेगा। सब वर्क, अब हम भी वर्क कर रहे हैं, आके थक जाते हैं, चाहते हैं रिलैक्स करें, लेकिन वो तो सबका सर सबके साथ ही सीन यही है सर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, फिर चाहे वो आपका प्राइवेट हो। तो सर आके मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो सर वही कि अगर आए हो आप, आके रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद शाम को पढ़ने बैठ जाओ, शाम को पढ़ने बैठ जाओ, और अपना स्ट्रेटेजी बना लो कि आपको क्या पढ़ना है, 2 3 महीने पहले से ही बना लो, तो तभी बाद में काम कर पाएगी अगर आप वर्किंग हैं तो। और सर उसके लिए सुबह जल्दी भी जागना पड़ेगा, रात तो देर तक सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, रात को देर तक जागना पड़ेगा, तो तभी हो मैं पाएगा। मे बी आपके सैटरडे संडेज या जो वेकेशंस है, हॉलीडेज है, उनको आप अच्छे से यूज कर सकते हो फिर। जी सर, सर मतलब अगर आप, हाँ आपने जो कहा बिल्कुल सर, सैटरडे संडे अगर 2 दिन की आपको ऑफ मिल रहा है वो तो सर बहुत फिर चांदी चांदी टाइप से एक तरीके से आप उसको पूरा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ हैंगिंग आउट विद एनीवन और सो हैविंग इसको स्ट्रेस्ड। इसको रिलेट कर सकते हैं हम सौंदर्या, आप केवीएस में थे, अभी सेलेक्टेड थे, और आप प्रिपरेशन कर रहे थे एचपीएससी की, तब आपने कैसे किया था? क्योंकि केवीएस का तो बहुत टाइट अरे शेड्यूल। सर, सर मेरी शादी भी हो रही थी उस समय। सही बात है। सर मेरा, मैं अपना शेड्यूल ही सर उस समय बताती हूँ मैं कितनी ज्यादा बिजी थी सर, मेरे लिए कितना मुश्किल था एचपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना। सर मेरी पहली बात तो सर ऑलमोस्ट 1 महीने बचा था सर हम्म। एपीएस का, अपना एचपीएससी का एग्जाम देने के लिए, जिसमें सर तीसरी बार ये डेट पोस्टपोन हुई थी, हाँ। और शादी के हफ्ते भर पहले। सर नाइस। उसमें मेरे हस्बैंड भी हैं एचपीएससी के हाँ। एग्जाम देने के लिए। आप हाँ। सर सब तो जानते ही हैं फिर। हाँ, हाँ, सबको पता है। तो सर ये मैं सर स्कूल जाती थी सर उस टाइम पे, रीजनल रीजनल मीट होती है सर स्कूल में केवीएस हम्म। की। सर वो हम्म। होती है जनरली जून में, हर साल जून होती है। हम्म। इस साल सर उन्होंने रीजनल मीट के सिलेक्शन कब कर दिए, अप्रैल में। हम्म। अप्रैल में कह दिया कि आप रीजनल के बच्चों का सिलेक्शन करिए, हम्म। रीजनल के बच्चों के लिए सिलेक्शन करिए और टूर्नामेंट के लिए भेजिए। सर उसमें भी उन्होंने डिफिकल्टी इस बार कर दी कि आप अगर 50 बच्चों को भेज रहे हो तो 50 बच्चों के
हर एक बच्चे के 4 डेटा हैंड रिटन आपको भेजना है, खुद लिखा हुआ, जिसमें क्लास टीचर के साइन, आपके साइन, प्रिंसिपल के साइन, पेरेंट्स के साइन। सर उसमें भी एनओसी और मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ आपको हाथ से करना है, खुद से, और फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही करना है सब कुछ। ओहो। और सर एग्जाम से 2 दिन, मतलब एग्जाम होने के 1-2 दिन पहले ही मैंने अपने रीजनल के बच्चों को भेजा था जबलपुर ट्रायल्स करा के। सर ये एक इतनी बड़ी एक वो रहती है ना सर, रीजनल के लिए मीट कराना, बच्चों के ट्रायल्स हाँ। के लिए भेजना, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना। सर अरे इतना। मुझे याद आ गया, मुझे एक चीज याद आ गई, जब हम लोग एग्जाम देने गए थे, क्योंकि हम साथ में गए थे, जी सर। तो फोन आ रहा था आपको कि वो मैडम नहीं आई है और वो डॉक्यूमेंट कहाँ गए हैं, वो तुम्हें फोन हाँ कर सर, रहा हाँ था। सर, बिल्कुल। वो वही सीन था। सर मेरे से उस टाइम पे इतनी हबड़ तबड़ के चक्कर में, हौश पौश के चक्कर में, मेरे से एक बच्चे का डॉक्यूमेंट गलत चला गया। ये हो ओ। गया था। सर डॉक्यूमेंट में बहुत स्लाइट सी मिस्टेक हुई थी, बट वो वहां पे बहुत ब्लंडर मानते हैं उस चीज को। केवीएस में सर सभी कागज के बहुत पक्के हैं, कलम के बहुत पक्के हैं, बहुत सब फूक फूक के काम करना पड़ता है, हम्म। मतलब अलर्ट रह के। तो सर वो हम्म। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए वो मेरे पास फोन आया था। वो सर मैं टेंशन से, मेरे को हरियाणा में सिलेक्शन भी चाहिए था, और सर उस टाइम भी रीजनल की मीट चल रही थी, मुझे बच्चों के लिए हैंड रिटन, मतलब पूरा टाइप करके, हाँ, लिख लिख के पूरे डॉक्यूमेंट सेंड करने थे। सर शादी की तैयारी मेरे से हो नहीं पा रही थी, उसकी टेंशन सर अलग थी। शॉपिंग वॉपिंग भी सर होगी शॉपिंग मतलब। भी मैं, सर मैंने इतना पैसा बर्बाद करके दिल्ली जा गई हूँ। सर यहाँ पे तो ट्रेन भी नहीं चलती जहां मैं रहती हूँ। अच्छा। सर यहाँ बस चलती है, यहाँ से नागपुर सबसे पास में है, 3 घंटे दूर है जो कि। अच्छा। सर वहां सिट। जाके मुझे फ्लाइट पकड़नी पड़ती है दिल्ली के लिए। ओहो। सर ऐसा वो ही। और सर उस टाइम पे ये सब भी हुआ। सर मैंने अपनी शादी की तो तैयारी को साइड ही कर दिया था। तो बाद में देखेंगे। और सर मेरे को प्रेशर भी था ना, प्रिंस ने मेरे को प्रेशर दे रखा था कि तेरे को सिलेक्शन लेना ही होगा, मेरा हो या ना हरियाणा हो, में तेरा आना है, शिफ्ट होना शिफ्ट है। होना है। तेरा हो या ना हो, मतलब मेरा हो या ना हो, तेरा जरूर होना चाहिए, तो तू शादी छोड़, इस पे हाँ। फोकस कर। सर लेकिन उस समय थोड़ा सा किस्मत ही खराब सी चल रही थी कि उस सेम महीने में सर, जिस टाइम रीजनल भी प्रिपरेशन कर रही थी, जिस समय एग्जाम भी था, उस समय सर मेरे स्कूल वालों ने मुझे 3 जगह ट्रेनिंग पे भेजा। सर एक तो ग्वालियर भेजा मुझे, जीट ग्वालियर। हम्म। 6 दिन सर, वहां 6 दिन पूरे। अच्छा। जी सर, वहां पे भी काफी सारे केवीएस के सीनियर एलएनआईपी टीचर्स और दूसरे टीचर्स भी मिले हम्म। वहां पे। 6 दिन सर वहां रोका गया मुझे। उसके बाद सर आके जबलपुर मेरे को 2 दिन भेज दिया कि जबलपुर में जाओ ट्रेनिंग करके आओ। सर हम्म। एग्जाम होने के 3 दिन पहले, 3-6 दिन पहले मुझे फिर जबलपुर भेज दिया कि जाओ हम्म। ट्रेनिंग करके आओ। हम्म। सर मैं आई वॉज सर एक्चुअली क्राइंग फ्रॉम इनसाइड कि मैं कैसे सिलेबस, सर लिटरली बता रही हूँ सर, मैं और मेरे साथ एक और मैम थी, एक सरोज गंगवार नाम से मैडम है, आप जानते होगे शायद, हम्म। सरोज गंगवार मैडम। उन्होंने, हम दोनों सर सामने वो ले रहे, ट्रेनिंग चल रही, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, पढ़ते थे, अपने नोट्स लेके आते थे और पढ़ते थे। हाँ सर। और मैं उनको भी देखती थी, मैं अपने को कि पढ़ना है, हमारे सिलेबस कंप्लीट करना है। सब बहुत थोड़ा सा लोड था उस समय मेरे पास, बहुत ज्यादा। बहुत बुरी हालत हो गई थी सौंदर्य तुम्हारी तो। सब तो भाई, बहुत। जितने साथी ये देख रहे हैं भाई, तुम्हारी जिंदगी में तो इतना बिजी शेड्यूल और इतने बुरे दिन तो नहीं आए होंगे जितना इनने देख लिए। तो आपकी तो सिंपल बस प्रिपरेशन करनी है, वो भी नहीं हो रही ना बिल्कुल भाई तुमसे तो। मैं सर, कुछ। वर्किंग वर्किंग हो की प्रिपरेशन करना, मानते हैं सर, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जिसमें अगर किस्मत ने आपके साथ नहीं दिया ना, फिर तो थोड़ा काफी मुश्किल कह सकते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। या हम्म। आपको जो जो आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आपको सच में बहुत ज्यादा क्लियर है, करना है आपको, तो सो। डेफिनेट। सो अच्छा, तो अभी ये सारी चीजें हो गई, हमारी बहुत सारी बातें हो गई। अभी हम थोड़ा सा चैलेंजेस, तो बहुत सारे चैलेंजेस डिस्कस कर ही लिए हमने। ठीक है। तो और क्या क्या चैलेंजेस आए प्रिपरेशन के दौरान, केवीएस की प्रिपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए थे? सर केवीएस के प्रिपरेशन के टाइम पे, अ, सर एक थोड़ा मेरा पर्सनल चैलेंज ये आ गया था कि एक्चुअली मेरी कॉलेज के ना ब्रेक लगे हुए थे उस टाइम पे, विंटर ब्रेक। और वो हम्म। सिर्फ 10 दिन के थे।
और सर मैंने केवीएस के एग्जाम के चक्कर में, क्योंकि सर कॉलेज में अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी कर देते 75%। तो सर उस टाइम में खेलो इंडिया गेम्स भी हो रहे थे सर एमपी में। तो मुझे हाँ। वहां उसमें ऑफिशिएटिंग के लिए भी मेरे को बुला लिया था। और सर हम्म। मैंने वो भी मना कर दिया और कॉलेज भी नहीं, मैं नहीं गई। तो सर मैं केवीएस की प्रिपरेशन मैंने फिर घर पे रह के करी पूरे टाइम। 10-15 दिन एक्स्ट्रा सर मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन करी, ताकि पूरे अच्छी तरीके से मैं प्रिपेयर हो जाऊं। और सर टू ऑनेस्टली बता रही सर, मैं कॉलेज नहीं गई थी उस समय। 10-15 दिन मैंने कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा था। हम्म। तो सर चैलेंज सर यही आए कि जब मैं वापस कॉलेज गई तो मुझे कॉलेज वालों ने निकाल दिया। उन्होंने यही बोला कि जाके पहले तो तुम वो लिख के आओ सर, वो नहीं होता स्टैम्प पेपर, कि मैं हाँ। एब्सेंट नहीं रहूंगी। अगर मैं एब्सेंट होंगी तो मेरे को फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया जाएगा। हम्म। ऐसा हुआ था सर मेरे साथ। ओहो, तो ये हाँ रहता सर। है स्टूडेंट्स के साथ। तो सर बाकी तो सर चैलेंजेस सर बहुत तो नहीं आए सर, बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए। मतलब यही आए थे कि मेन समय सर थोड़ा कम बचा था मेरे पास। सर तो समय थोड़ा सा कम था कि मैं सर लाइक सर उस समय मैं जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन हम्म। सर थोड़ा सा क्योंकि केवीएस में भी करना था, तो फिर मैंने वो प्रिपरेशन छोड़ के फिर केवीएस में इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि देख रही थी मैं आसपास की सब केवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मेरी जॉब नहीं लगी, अगर मैंने मेरा एग्जाम नहीं निकला, तो मेरी तो नाक कट जाएगी कि तेरे से केवीएस का एग्जाम नहीं निकला। तो सर मैंने फिर केवीएस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी 15 दिन पहले। तो अभी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही करते हैं क्या जैसे आपसे करवाया गया उस स्टाम्प पेपर, अगर कोई नहीं बच्चा। सर, नहीं 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 सर। सर मजबूरी सर समझना बहुत जरूरी है सभी बच्चों की। एज अ टीचर सर बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है हमारे पास। सर तब तो हम कॉलेज में थे, अब तो स्कूल के स्टूडेंट से डील करते सर, उनके साथ तो हमें और भी ज्यादा नर्म व्यवहार से पेश आना पड़ता है। क्योंकि हम्म। सर स्कूल के बच्चे तो सर वो तब आउट ऑफ द बियॉन्ड द लाइक लिमिट हो चुके हैं। चलिए, इसको छोड़ते हैं, अब जी वापस से सर। आते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन आपकी हो गई, आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब आपका आ गया इंटरव्यू। तो जी इंटरव्यू सर। का अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे आप गए एंड इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे आपसे। सर इंटरव्यू का सर जब हमारा केवीएस का रिजल्ट आया रिटर्न का, तो तब से इंटरव्यू के लिए काफी समय मिल गया, तो ऑलमोस्ट 1 महीना। तो हम्म। 1 महीने में अगर किसी इंसान को कुछ बोलना भी नहीं आता ना, तो अब आराम से अपने आप को प्रिपरेशन दे सकता है, प्रिपेयर कर सकता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। बस पता होना चाहिए कि आपको डेमो, मतलब कि किसी से अच्छे से गाइडेंस ले लो, कोई मेंटोर पकड़ लो। अकेले मत करते रहो अपने हिसाब से। तो हम्म। मेंटोर पकड़ लो और उनसे उनसे प्रिपरेशन मतलब हेल्प ले लो। तो सर हम्म। मैंने वही थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी, कि सबसे इम्पोर्टेंट सर इंट्रोडक्शन होता है। आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आपको इंट्रोडक्शन अपना इतना क्लियर, इतना सॉर्टेड और इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि सामने वाले पे इंप्रेशन पहला ही बिल्कुल सॉलिड हो, और बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी अच्छे से बोलिए। बीच का नहीं, बीच का कभी नहीं होना चाहिए सर, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं। सर मैंने हम्म। इंग्लिश मीडियम जो है चूज किया, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी। सर मैं मेरे को वहां बुलाया। हम्म। पहले तो सर आउटफिट अच्छा होना चाहिए, आप जो भी पहने हो। अगर आप एज अ फीमेल आप साड़ी भी पहने हो, दैट इज ऑल्सो ओके। आप सूट पहनो, दैट इज ऑल्सो ओके। एंड अगर आप आप नॉर्मल फॉर्मल्स भी पहने हो, शर्ट पैंट, दैट इज ऑल्सो ओके। बट आपका एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्चर बहुत देखा जाता है। आपका वॉकिंग पोस्चर कैसा है, हम्म। स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है। आप आपसे अगर बोला जाए खड़े, जब तक बोला ना जाए बैठने तब तक बैठना नहीं है। और जब बैठे उसके बाद आई कांटेक्ट करके सारे सबको एक बार देख लेना है, कि जो आपके सामने बैठे, ताकि उनको ये देखे आपकी नजरों से ही कि कॉन्फिडेंस है। तो फिर वो आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोडक्शन दे दो बिना रुके। हम्म। और फिर जो भी क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं उसका बहुत शांति से, हड़बड़ाहट में नहीं, बहुत शांति से आंसर देना जरूरी है सर। क्योंकि पैनल जो सर होता है 6-7 जनों का, उनमें एक तो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, एक हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, एक दो प्रिंसिपल रहते हैं, और कोई हमारी ही फील्ड से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं। और ऐसे ही अच्छे स्पेशलिस्ट लोगों का पैनल रहता है, तो वो आपको जज पूरी तरीके से करते हैं।
तो बॉडी लैंग्वेज भी इतनी सर हो कि जो हमारे वर्बल जेस्चर से मैच करे। और अगर क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कोई भी सर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आ, सर जैसे मैंने इंटरनेशनल सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया है, हम्म। तो उनमें से पूछा ये क्या चीज होती है। तो हम्म। मैं क्योंकि से स्टडी करके गई थी इस पे, तो मैंने बताया कि व्हाट इज एक्चुअली जुम्बा, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कौन इसका प्रेसिडेंट है, और किस तरीके से फिटनेस के एज अ मॉडल काम, एज अ फिटनेस मॉडल ये चल रहा है। तो फिर पूछा आपके स्पेशलाइजेशन क्या है, तो आप कुछ करके बताइए। आपको आपको ग्राउंड में बच्चों को लेके जाना है, आपको ये सर कुछ इक्विपमेंट्स भी रखे थे वहां पे, काफी इक्विपमेंट्स, कि आप कोई भी एक रैंडम इक्विपमेंट चूज करिए और बताइए बच्चों को कैसे सिखाएंगे। सर मैंने शॉर्ट पुट उठाया, सर ट्रैक एंड फील्ड की हूँ, थ्रोइंग इवेंट रहा है मेरा, हाँ। तो शॉर्ट पुट उठाया और फिर मैंने जो सर कॉलेज में सीखा अच्छे से कि हम्म। कैसे आपको बच्चे को शॉर्ट पुट फर्स्ट स्टेप से लेके फिफ्थ स्टेप तक अच्छे से करके बताना है, तो सर मैंने हम्म। वो करके बताया। तो हम्म। इम्प्रेस हो गए कि चलो ठीक है, सामने वाले को आता है। सर कहने का मतलब सर नॉलेज आपके अंदर जो है वो भर भर के अगर जो है वो दिखा दो, सही बात है। दिखा दो सर दिखा दो, तो फिर वो यही रहता है कि हाँ इसको पता है, मतलब ये बच्चा पढ़ के आया है। और सर फिर डेमो भी था हमारे में, तो उन्होंने डेमो ऐसा लिया कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, तो बताइए आप किस टॉपिक पे पढ़ाएंगे। तो हम्म। सर मैंने बेसिक अपना एनाटॉमी की बात करी वहाँ पे, बेसिक एनाटॉमी, और फिर थोड़ा सा किनेसियोलॉजी ऐड कर दी। मैंने बताया कि बाइसेप्स कर्ल क्या होता है, ऐसे सर ड्रॉ करके बताया। उन्होंने चौक दे दी मेरे को, बताया बोर्ड पे आप कैसे दिखाओगे, तो मैंने सब ड्रॉ करके दिखाया कि बाइसेप्स कर्ल क्या होता है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मसल्स कौन सी होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, सर हम्म। एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो सर मेरा जो इंटरव्यू था 20 मिनट में उन्होंने खत्म कर दिया था। और सर एक दो क्वेश्चंस और पूछे थे कि लाइक आप जैसे किस कॉलेज से हैं, या फिर आपको अगर सपोज बच्चे को कोई मेडिकल इंजरी हो गई, मतलब कोई अगर इंजरी हो गई है, तो आप कैसे उस टाइम पे क्या एक्शन लोगे। सर फर्स्ट एड हमने पढ़ा रहता है हमेशा, हाँ। वो बेसिक फर्स्ट एड आप बता दीजिए। और सर वही सही, अगर नहीं पता तो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, वो आपके लिए नया क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन गलत सलत नहीं बोलना है। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सर ऐसा हम बोल ओवर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है वहाँ। ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है। अगर नहीं आता तो बोल दीजिए सर सॉरी नहीं पता, तो वो दूसरा क्वेश्चन पुट कर लेंगे सर, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें उनका, सर उससे इम्प्रेशन थोड़ा सा खराब आता है। चलो, बहुत बहुत शानदार भाई, इंटरव्यू की भी आपने सारी बातें बता दी। अब इंटरव्यू भी हो गया, सर सब कुछ हो गया, आप सेलेक्ट हो गए। पानी पी लो पहले, फिर देखते हैं सवाल। जी सर। केवीएस का इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए। अब सबसे मेन चीज होती है कि आपका पहला दिन, आपने ज्वाइन किया होगा, उसका पहला दिन सबसे मेमोरेबल होता है, सबसे पहला दिन। तो कैसा था आपका पहला दिन, कैसा था? सर पहला दिन सर पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी जगह जहाँ पे रहती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। हाँ। हमारा जैसे सर हमारा केवीएस का जो रिजल्ट है 6 महीने बाद आया था पूरा। हम्म। सर उससे पहले मैं सर एज अ गेस्ट लेक्चरर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही थी, हम्म। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम्म। सर वहाँ उस कल्चर की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की एज अ वर्क करने की आदत हो गई थी सर, एक अच्छी सिटी में। हम्म। उसके बाद सर मेरे को सिलेक्शन मिलता है बिल्कुल सर ऐसी छोटी सी सिटी में, जहाँ मतलब ट्राइबल सिटी है पूरी। तो हम्म। जो मेजर मध्य प्रदेश की ट्राइब जो है ना यही रहती है, इसी हम्म। साइड रहती है। सिवनी ठीक। नाम का सर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मुझे पोस्टेड मिली। हम्म। सर मैं यहाँ आई, मैंने पहले तो सिटी को देखा कि सिटी कैसी है। फिर तो अपनी सिटी शक्ल को देखा। सिटी कैसी है कि कैसी सिटी है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, छोटी सिटी है, कुछ भी नहीं दिख रहा सर, कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं आसपास दिख रहा था। हाँ सर, उसके बाद मैं स्कूल गई। सर स्कूल में जाके सर स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी सर, मैं 1992 की बिल्डिंग है, हम्म। 1992 की बिल्डिंग है सर। अंदर अब गए वहां पे तो जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे उन्होंने वेलकम तो किया, हम्म। लेकिन वहां जाके ही सर, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, मैं कोई बुराई भी नहीं कर रही हूँ,
सर केवीएस के साथ जैसे मैंने आपको बताया कागज दुरुस्त वाला, जाते से मुझे ऑफिस में जाके कुछ नहीं, सबसे पहले मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। ना हाय ना हेलो ना नथिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा। जो जेएसए होते हैं वहाँ क्लर्क बैठते हैं, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट मेरा वेरीफाई करा, जो गड़बड़ थी उसको सही कराने का बोला, ये वो जो भी चीज है वो करा, और उसके बाद फिर मेरा ज्वाइनिंग रेडी कर दिया। हम्म। और फिर सर मेरे को देखा उन्होंने कि सर मैं सबसे यंगेस्ट हूँ अपने स्कूल में, एज फैकल्टी में सबसे हम्म। यंगेस्ट हूँ, कि हम्म। हाँ आप कौन कौन से टीचर हो, ये वो खुश हो गए। क्योंकि सर पिछले 7 साल से उस स्कूल में वैकेंसी थी, मतलब वैकेंसी बिल्कुल जीरो थी। हाँ। मतलब वैकेंसी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर कोई था ही नहीं। और हम्म। इससे पहले सर जो भी रही हैं वो फीमेल ही रही हैं। तो टीचर्स सर बहुत खुश थे कि हाँ अब तो कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर आ गया है, स्कूल का डिसिप्लिन बदल देगा। सब पहला शब्द यही था, अरे अब तो स्पोर्ट्स टीचर आ गया है, तो अब तो स्कूल में डिसिप्लिन आ जाएगा। हम्म। तो यही शब्द था बिल्कुल, अच्छा। अब तो स्कूल में डिसिप्लिन आ जाएगा, अब तो ये संभाल लेगी डिसिप्लिन। तो अभी और डिसिप्लिन बदला कि नहीं बदला? सर बिल्कुल सर सर बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज हो गया है। वाह। सर पहले तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी सर, बहुत बुरी हालत। सर इतना प्राइवेट स्कूल में नहीं दिखेगी आपको बुरी हालत, इतनी ज्यादा बुरी हालत थी मेरे स्कूल की। सर मेरे जाने के बाद तो सर प्राइमरी ड्यूटी तो हमारी यही हो जाती है, हमसे एक्सपेक्टेशन ही डिसिप्लिन की रखते हैं वो। हाँ। तो करा सर, वो उस पर काम किया बहुत, और अभी तक चल रहा है, मतलब चल रहा है कि अब तो बहुत बिल्कुल सब सही हो चुका है। तो पहला दिन इतना ही था, खत्म हो गया सर कुछ ये नहीं? था, और सर सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है ना सर। हाँ। सर एक टीजीटी एसएसटी के पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, वो बेचारे इतने परेशान, ही इज अबाउट टू रिटायर, अभी हाँ। रिटायर होने वाले हैं। वो इतने परेशान थे कि कब कोई आएगा इस पोस्ट पे और कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने सर आई, और आते से सेकंड पीरियड में मेरे को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बकायदा रजिस्टर पे साइन वगैरह सब करा के थमा दिया, लो तुम्हारा डिपार्टमेंट संभालो। और सर उस डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत थी सर, इतनी बुरी हालत। सर आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्यों मेरे से इतना, मेरे को कुछ समझ नहीं आता सर। वो इतने पुराने 20-25 साल पुराने रजिस्टर जो पलटने से फट रहे थे सर, उनको सर सच में अभी तक है वो रजिस्टर, मैंने संभाल के रखा है। मुझे पता है, 20-25 तो आपको चलो नए मिल गए। 30-30 साल पुराने, चालीस बिल्कुल चालीस सर, साल पुराने भी रहते हैं रजिस्टर। बिल्कुल सर, और बिल्कुल इनमें हालत ही खराब सर, इक्विपमेंट्स। सर जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उस साल के इक्विपमेंट्स स्कूल में रखे थे जिनमें दीमक लग चुके थे। ओ। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को पूरा 1 साल लगा अपने स्पोर्ट्स रूम की हालत को सही करने में। दीमक लगे थे सर, इतने पुराने लेजियम रखे थे, डंबल्स रखे थे। सर पूरा हमारा टीचिंग प्रैक्टिस का जो इक्विपमेंट्स वाला आइटम होता है वो सर फिकवाया मैंने पूरा 1 साल बाद। सर बहुत, पहला साल बहुत स्ट्रगल में था सर मेरा, मैं काफी। तो मैं तो हंस रहा था सौंदर्य, मेरे को तो इमोशनल कर दिया और तुमने ये सब बातें बता के। लिटरली अब ये हालत तुम्हारी है, सोचो केंद्र विद्यालय में, और बाकी जगह क्या हालत होगी जहां सर पर। बहुत सारे, सर कुछ स्कूल, अब मेरे स्कूल में तो प्रिंसिपल अच्छा है, तो वो जो मैं बोलती हूँ वो करने देता है। लेकिन सर कुछ और आसपास के जो और स्कूल्स हैं, नरसिंहपुर हो गया सर, छिंदवाड़ा हो गया, इन सब जगह में भी नरसिंहपुर सर। तुम्हारे वहां पे भी है? जी सर। हमारे यहाँ भी नरसिंहपुर है। अच्छा सर। प्रिंस के स्कूल के पास है एरिया, नरसिंहपुर वाला अच्छा एरिया। सर। सर बिल्कुल पास में ही है हमारे, मतलब मेरे स्कूल से थोड़ा पास में ही है नरसिंहपुर सर, वहां पे हाँ। भी हम एक टीचर लगे हैं अभी नए। हम्म। आ, वो मैडम के मतलब स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो सपोर्ट ही नहीं करते। हम्म। सब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि स्पोर्ट्स सर रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट फॉर्म में कास्ट तक उन्होंने साइन भी नहीं किया था, एक वॉलीबॉल तक नहीं मंगाई थी। ओहो। हाँ सर। इट्स डिपेंड ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, जी डिपेंड सर, करता सर मेरे थोड़ा मैं इस चीज को लेके सर लकी हूँ कि मेरे प्रिंसिपल जो है कभी ऐसे मना नहीं करते। अब तो सर पीएम श्री हो गया है, तो पीएम श्री का 50,000 का अलग से बजट आता है, तो सर वो तो उन्हें खर्च करना ही होगा। है। हम्म। तो वो उसके लिए तो जबरदस्ती कैसे ना कैसे खर्च करो। सही बात है। जी सर। तो अभी क्या रहती है दिनचर्या, सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या क्या सर रहती है केवी टीचर? सर अभी जैसे सर्दी शुरू हो गई है, वैसे गर्मी में तो जनरली सर 6 हमारा रिपोर्टिंग टाइम सर हमारा रहता है गर्मियों में
6:30 पे हम्म। रिपोर्टिंग टाइम रहता है, और उसके बाद हम आ जाते हैं घर 1:20 पे। हाँ, 1:40 पे छुट्टी हो जाती है। तो अब 2 सवा 2 बजे तक अपने घर पहुंच जाते हो। और सर दिनचर्या बहुत सर हेक्टिक रहती है। 6 घंटे की सर अगर ड्यूटी है तो 6 घंटे का एक एक मिनट यूटिलाइज होता है। सर एक अच्छा। एक मिनट यूटिलाइज होता है, आपको शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप पीईटी हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, फिर तो आप छोड़ ही दो। फिर तो आप छोड़ ही दीजिए। सर सबसे सबसे पहले तो क्या कि आपका ड्यूटीज, आपके पास ड्यूटीज की इतनी भरमार रहेगी कि हम्म। आप जाओगे, जाते से ही आपको एक्सपेक्टेशन ये होती है सर कि आप दूसरे टीचर से पहले पहुंचे। कई स्कूल्स का सर मैंने यही सुना है सर, बट मैंने पर्सनली ये चीज नहीं होने दी अपने साथ। सर मैंने थोड़ा सर अपना सर एक ऑरा जो है उसको थोड़ा चेंज करने की सर मेरी शुरुआत से माइंडसेट रहा है कि हम्म। कि आपने जो अभी तक देखा है वो अलग चीज थी, और जरूरी नहीं है वो सही है। और हम जो कर रहे हैं वो हम अपनी हम्म। मर्जी से करेंगे। अभी तक जो हुआ है फॉलो वो हम नहीं करेंगे। जो सही है हम वो करेंगे, और जो हम डिजर्व करते हैं हम वो करेंगे। डेफिनेटली। सर ये मेरा शुरुआत से एक रहा है। तो कई टीचर शुरुआत से मेरे को दबाने की कोशिश किया कि मैं पीईटी हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो हम्म। मेरे से ऐसे काम कराने की कोशिश करिए जो मेरे पे सूट नहीं करते, जो मेरी पोस्ट को सूट नहीं करते हैं। मेरे से हम्म। ऐसे काम कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने शुरुआत में ही सर मना कर दिया। तो वो आज भी एग्जाम्पल। मुझसे नहीं कह पाते। एग्जाम्पल जैसे कि। सर एग्जाम्पल जैसे कि हफ्ते में 3 दिन मैं सुबह मॉर्निंग में गेट ड्यूटी करूं। हफ्ते में 3 दिन मॉर्निंग में, अर्ली अर्ली मॉर्निंग मुझे 6 मतलब 6:15 बजे तक आना है। वहां गेट गेट पे खड़ा होना है, और बच्चों को देखना है बच्चे अच्छे से जा रहे हैं कि नहीं। तो ये ये चीज सर मैंने। गेटमैन की ड्यूटी थोड़ी है तुम्हारी। जी सर, ये सर ऐसा करवाते हाँ, हैं तो मैंने भी मैंने। ये चीज सुनी है कि कई फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को इस तरीके से गेट पे भी खड़ा कर देते हैं और वो हो भी जाते हैं बेचारे। अब सर उनकी रहती मानसिकता उस तरीके से। मैंने सर इस चीज का मैंने बोला ना, मैंने अपोज किया सर हम्म। कि सर सारे टीचर्स को लगाओ, हम्म। सारे टीचर्स को लगाओ, और हफ्ते में सभी टीचर्स की ड्यूटी रहेगी। हम्म। मैंने इस चीज के बारे में बोला तो प्रिंसिपल ने मेरी बात मानी, इस चीज को थोड़ा रखा। तो हो हम्म। सकता है क्या पता शायद मैं फीमेल हूँ इस चीज को सोच के, क्योंकि सर हम्म। जो हमारे साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है। हम्म। क्योंकि एक ही टीचर सर, एक ही फिजिकल एजुकेशन टीचर रहता है, चाहे वो 3 सेक्शन स्कूल हो, 5 सेक्शन स्कूल हो, सिंगल सेक्शन हो, चाहे डबल सेक्शन हो। एक ही फिजिकल एजुकेशन टीचर रहेगा, और पूरा लोड इसी पर रहेगा। तो ओ। उसके साथ एक, हाँ उसके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल रखते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल रखते हैं तो सर वो कॉन्ट्रेक्चुअल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी दुर्दशा हो जाती है। दुर्दशा बुरी। सर पूरा दुर्दशा ही बुरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप जो जो काम आप करने को मना कर रहे हैं तो फिर वो उस पे इम्पोज किया जाता है। सर उसको तो ड्यूटी अपनी जॉब बचानी है तो वो तो फिर करता है। सर इसलिए मैंने अपनी हफ्ते में एक एक दिन की ड्यूटी कर दी, लेकिन मेरी जगह उसको ड्यूटी पकड़ा दी। सर है तो अपनी ही फील्ड के बंदे, लेकिन लगता बुरा वही है कि हम चेंज नहीं कर पा रहे चीजों को। हम अपने लिए कर पा रहे हैं, लेकिन आ, वो जो नजरिया है लोगों का हमारे लिए, उसको हम ज्यादा नहीं बदल पा रहे हैं। सर एक मैं एक चीज बताती हूँ विसल के ऊपर। हम्म। ये सब विसल से पहले मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ लंच की ड्यूटी पे भी ऐसे किया गया था कि अगर आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हो तो आप गेट ड्यूटी भी करोगे, लंच के दौरान भी आप पूरे टाइम राउंड लगाओगे। मेरे से सर बोला गया था शुरुआत में, इंचार्ज प्रिंसिपल थे एक, इंचार्ज प्रिंसिपल कि जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दिलाई थी कि फ्री बैठने की जरूरत नहीं है, घूमते रहना पूरे टाइम। जो बच्चे इनडिसिप्लिन करता हुआ देखे या फिर जो बच्चे इधर उधर है उनको क्लास में बैठाना है, मतलब फ्री बैठने की जरूरत नहीं है, घूमते रहना है पूरे टाइम। मेरे से ये कहा गया था दूसरे दिन ही स्कूल ज्वाइन करने के। बट आई वॉज लाइक सर, आप बोलो मैं कहाँ से सुनूंगी, दूसरे कहाँ से निकालूंगी। मैं नहीं करूंगी ऐसा। सर क्यों, थोड़ा सा देखा मैंने सर, ज्यादा मैं ऐसे वो रूड नहीं हो रही हूँ सर। मैं बस क्योंकि एक माइंडसेट के साथ गई थी कि सर हमारे साथ आप कहीं भी चले जाओ, एक तरीके का पार्शलिटी होना तय है, डेफिनेटली। तय है। तो एक सर माइंडसेट लेके जाना पड़ता है, तभी आप वहां पे स्टैंड आउट कर पाते हो। तो सर यही मेरा शुरुआत से था। मेरे से कोई कुछ कहेगा, अगर मुझे सही लगेगा तो करूंगी, अगर मेरे फील्ड के रिस्पेक्ट के बियॉन्ड लगेगा मुझे तो मैं वो नहीं करूंगी। चाहे वो मुझे प्रोबेशन की धमकी दें, फिर चाहे वो मुझे कोई भी धमकी दें।
सर क्योंकि इतना रूल तो हम भी पढ़ के गए थे कि प्रोबेशन के टाइम पे आपको कोई ऐसा निकाल तो नहीं सकता, हम्म। अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा बड़ा रीजन क्यों ना हो। सर एक एक ऐसा हुआ था कि मतलब ये लंच ड्यूटी का, तो मैंने लंच ड्यूटी का भी मना कर दिया कि सर मैं लंच ड्यूटी इतना नहीं करूंगी। उसमें हम्म। भी सर फिर सारे टीचर्स को बराबर ड्यूटी मिली। सर उस वजह से दूसरे सीनियर टीचर्स तंग आ मतलब वो हो गए कि हम क्यों कर रहे हैं ड्यूटी, ये तो काम स्पोर्ट्स कोच का रहता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का रहता है कि हम्म। ड्यूटी वो करेंगे पूरे। सर जो दूसरे स्कूल से आए ना या ट्रांसफर होके, वो हम्म। ऐसा कहते हैं कि ये तो स्पोर्ट्स टीचर का काम होता है कि लंच के टाइम पे भी पूरी ड्यूटी करते रहना। देखो कहाँ लिखा है ऐसा, बताना जरा। हाँ हाँ सर, मैं बोलती हूँ ना, ऐसे जवाब देती हूँ मतलब मैं बोलती हूँ कि मैडम जो होता है मतलब कि मैडम है सर, जो चीज हमेशा से होती आई है जरूरी थोड़ी वो सही है, और हम नहीं हम्म। करेंगे, जिनने करा है वो करे, हम तो नहीं करेंगे। देखो ऐसे तो घूंघट भी करते, आप घूंघट करते हो क्या स्कूल में? हाँ सर, मतलब काफी ऐसे करने की कोशिश करते हैं सर, बहुत। होने को तो क्या क्या होता था यूं के। हाँ सर वही, मतलब वो यूं हमको के सर। होने को तो हम गुलाम भी थे, आजाद हुए ना। हाँ सर बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है लोग बाग। होने को तो पता नहीं क्या क्या था। सर तो विसल के ऊपर भी इतनी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर दी, लाइक आप विसल बजाओ, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम्म। टीचर मतलब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सही में दूसरे के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बोलना चाहूंगी कि हम्म। काइंडली अपनी विसल को एक रिस्पेक्टफुली यूज करें। वो एक जगह पे मतलब यूज करने के लिए बनाई गई है, ना कि हर कहीं, उसकी भी डिग्निटी है। हम्म। हम विसल को ऑफिस एज एन ऑफिशियल यूज कर सकते हैं ग्राउंड में, और अपने ग्राउंड के पर्पस से यूज करें, ना कि स्कूल में बच्चों को अंदर करने के हिसाब से गार्ड के तौर पे विसल बजाते घूमें। हमसे बोला ही ये जाता है, मेरे से सर आज भी बोलते हैं कि मैडम आपकी विसल में कहाँ है, मतलब पहले बहुत बोला जाता था, अब नहीं बोलते। सर मैं इग्नोर कर देती हूँ कि मेरी आवाज ही काफी है, क्योंकि ऐसा मैं बोल कभी मेरे से बोला गया ना, मैम मेरी आवाज ही काफी है हमारी, विसल से कौन बच्चे की तरह सुन लेंगे, और सर सुनते भी नहीं है। जब हम्म। स्कूल की बेल से नहीं सुनेंगे तो हमारी विसल किस काम की, और हमारी विसल बनी भी नहीं है इस काम के लिए। डेफिनेटली ये विसल हमारी इस काम के लिए नहीं बनी है। तो हमारे जितने भी सीनियर टीचर्स हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ इस चीज के लिए। बहुत लोग इस बात को बुरा भी मान जाएंगे कि नहीं यार ये मोनू है, ये सौंदर्य अलग ही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। हमारी विसल की एक रिस्पेक्ट है, वो यूज हो सकती है पीटी कराने के लिए, वो यूज हो सकती है ऑफिशिएटिंग के लिए और गेम्स में स्पेशली। लेकिन वो कभी भी ऐसे यूज ना की जाए कि सीटी बजा दी, सीटी बजा के बच्चों को अंदर कर दो, मैडम ने बिल्कुल बोला सर बिल्कुल। बजाना भाई सीटी बजाना। मैंने ये चीज देखी है और मैं पर्सनली इस चीज को महसूस भी करता हूँ। बचपन से हमारे जो पीटीआई सर थे, पीटी सर जो थे, वो भी इसी तरीके से विसल्स बजाते थे और बच्चों को अंदर करने के लिए। और आज भी 90% मैं कह रहा हूँ 90% लोग विसल बजाते हैं इसीलिए। और विसल होना बहुत जरूरी है ऐसा कुछ भी नहीं है। गले में विसल होगी तभी फिजिकल एजुकेशन टीचर है भाई, इसका मतलब ना आपको कमांड आती, ना आपकी आवाज में दम है, और बिल्कुल ना सर। आपको डिसिप्लिन कोई विसल से बजा के नहीं मेंटेन किया जाता। डिसिप्लिन आंखों से भी डिसिप्लिन हो जाता है मेंटेन। डंडा उठाने के लिए उसके लिए बिल्कुल कोई सर। जरूरत भी नहीं है, और डंडा जानवरों के लिए उठाया जा सकता है, बच्चों के लिए नहीं उठाते डंडा कभी भी। और डंडा तो मारना भी नहीं चाहिए। साइकोलॉजी कहती ही नहीं है कि आप डंडे से मारो किसी को भी। डंडे से मार के तुम ढीठ बना सकते हो, डंडे से मार के तुम सीधा नहीं कर सकते उन्हें, प्यार से ही ठीक करना पड़ता है, साइकोलॉजी भी यही कहती है। तो वो एक अलग ही चीज है, लोग बाग लेते हैं इसको अलग तरीके से। तो सर मुझसे तो सीनियर टीचर्स ने ऐसा बहुत बोला गया कि गले में विसल टांग के घूमो, ये मैंने मेरा मैम मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करती। और सर अब सर हमारा जो टीजीटी का पोस्ट है, उसमें सर ये नहीं बोला गया है कि आप एज ए स्पोर्ट्स कोच वर्क करो। हमारे काफी अलग काम है सर, मतलब बहुत एक अलग से बनाए हुए काम है हमारा काम। हर क्लास में जाके, ग्राउंड में जाके बच्चों को हमेशा सिखाना नहीं है, बहुत दूसरे काम भी हैं। तो सर हमेशा हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पूरे टाइम, मतलब मुझसे कभी प्रिंसिपल ने नहीं बोला ऐसे, लेकिन कुछ टीचर जिनको शायद पता नहीं क्यों परेशानी होती है या हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मुझसे मेरे ड्रेसिंग के लिए भी कई बार टोका गया है ऐसा कि कि आप लोअर टी शर्ट पहनो। आप क्यों नहीं पहनेंगे। मैंने तो मेरा यही जवाब रहा है, मैम मेरी जब रिक्वायरमेंट होगी मैं तब पहनूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट। हम्म। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ड्रेस करेंगे, इससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली।
सर क्योंकि हमें हमको कॉलेज में भी तो सर यही सिखाया जाता है कि हम इंटरव्यू के टाइम पे भी एक फॉर्मल ड्रेस में जाएं, तो हम स्कूल में भी हाँ, फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाएंगे। डेफिनेटली। और सर ये जो ड्रेसअप होता है वो कोचेस के लिए होता है, हम्म। एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए नहीं होता, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी पढ़ाना होता है। तो हम क्या पहन रहे हैं उससे बच्चों के लिए माइंड में हम एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए। सर ये मैं भी बाकी जो अगर स्टूडेंट्स फ्यूचर टीचर्स हैं उनके से ये भी चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सा डेवलप करें, कि हमें कहाँ पे किस तरीके से रखना रहना चाहिए, किस रिक्वायर मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पहनना चाहिए। हमेशा ट्रैक सूट पहन के चले जाना इज नॉट ऑलवेज लाइक राइट। आप प्लेयर हैं, आप कोच हैं, आपके लिए वो एक प्राउड की बात होती है उस समय जी पे सर। पहनना भी रिक्वायरमेंट। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो मर्जी पहनो, आपके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आप पे कोई फोर्स ना करे। और बिल्कुल सर आप वो पे भी है। फोर्स तभी कर सकता है जब आप में कमियां हो। तो अगर आप में कमियां हैं तो पहले कमियों को सुधारो, और दूसरी चीज अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जिस दिन स्टैंड लेना सीख गए और एक एक बार तुमने बोल दिया ना, फिर वैसा ही रहे। क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन और एक हफ्ता जैसा आपका स्कूल में पहले जाएगा, वैसा ही पूरी लाइफ टाइम आप नौकरी करोगे। अगर वहां पर पहले दिन दूसरे दिन जाके घंटी बजाओगे और गेट पे खड़े होके ड्यूटी दोगे और संडे को सैटरडे को भी ये पागलों की तरह काम करोगे, तो उसी तरीके से आपकी इमेज हो जाएगी। अगर जरूरत है, आपको लगता है कि आपके बच्चों को, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, खुद की मर्जी से तुम जो भी काम कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता इसलिए तुम्हें कुछ भी सौंप दिया जाता है, तो उसमें अपनी कमियों को दूर करो, और तभी जाके फिजिकल एजुकेशन का असली डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है, तुम खुद को पहले तो चेंज करने की कोशिश करो। और ये तो बहुत सिलेक्शन की बात होगी। और जो बच्चे आज केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल लाइन में एक तरीके से सीक्वेंस में है, तो जितने भी बच्चे या जितने भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर अब जैसे सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है पहले से, तो बिल्कुल कंसिस्टेंट बने बने रखिए अपने प्रिपरेशन को, और बिल्कुल टच में रखिए। अगर आप वर्किंग है नॉन वर्किंग है कुछ भी हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बनेगी तो वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर वो अगर कंसिस्टेंसी वो चलेगी तो मोटिवेशन भी जो बना है वो चला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कंसिस्टेंसी है तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और भरोसा, वही अपने आप पे भरोसा करिए। और अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो सब मिल जाएगा। डेफिनेटली। सो अब हम पहुंच चुके हैं एंड तक। देखो कितनी लंबी वार्तालाप हो गई, बहुत लंबी बातें हो गई। जी और सर। उसके लिए तो तहे दिल से थैंक यू सो मच सौंदर्या फॉर योर प्रीसियस टाइम। और आपके ऑनेस्टी और इतने मोटिवेशनल शब्द आपने बोले, और ईमानदारी से जो सारी चीजें बताई, बिल्कुल सच्ची कोरे पन्ने की तरह, तुमने कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सामने बताया। प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक क्या क्या दिक्कतें आई, नौकरी में क्या दिक्कत आती है, वो सारी बातें आपने बताई। और जो सवाल बच्चों के हैं उन सवालों को लोग लेके मैं फिर से आपको पकड़ सकता हूँ, फिर से आपके साथ में जुड़ जी सकता हूँ। सर बिल्कुल सर। जब सर भी मुझे ट्रांसफर का जरूरत पड़ी। बताया था आपने मेरे को कि ट्रांसफर का शायद कुछ, तो वो और हाँ, लास्ट शेयर कर देती हूँ अगर किसी को इस चीज को लेके दिक्कत है तो। हाँ बताइए। क्योंकि अभी सर केवीएस की ट्रांसफर की नीतियां जो हैं काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब वो हम्म। पहले की तरह 3 साल आप एक स्टेशन पर रह के फिर अपने मनपसंद स्टेशन पहुंच जाओ, वो अब नहीं बचा है। अब केवीएस की जॉब बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुकी, पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। हर कोई इसमें सरवाइव अब नहीं कर सकता। अब सर 5 इयर्स का हो गया है, अगर आप नॉर्मल स्टेशन पे रह रहे हैं तो 5 इयर्स आपको मिनिमम रहना है। उसके हम्म। बाद आप एलिजिबल होंगे ट्रांसफर के लिए भरने के लिए। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपको डिजायर्ड जगह पे ट्रांसफर मिले। हम्म। तो ये चीज पहली बात है। और हो सकता है कि जिस जगह आपको पोस्टिंग है उस जगह आपको 5 साल से भी ज्यादा निकालना पड़े। हम्म। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये अगर आप जाएंगे तो ये माइंडसेट के साथ जाना। अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन तो इस माइंडसेट के साथ करना कि आप अपने लाइफ में जो सडन होने वाले चेंजेस है उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि वर्किंग लोगों के लिए और अगर स्पेशली जो मैरिड हैं किड्स वाले हैं उनके लिए ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि ईवीएस आपको कहाँ कहीं भी फेंक सकता है, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कहीं भी फेंक हम्म। सकता है।
इंडिया के किसी भी कोने में, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर अपने आप को होना पड़ेगा। और अगर आप फैमिली है तो उनको भी प्रिपेयर माइंडसेट करना पड़ेगा, कि क्योंकि अब ट्रांसफर इजीली नहीं मिलता। और अगर आपका स्पाउस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो भी 3 साल कंप्लीट होने से पहले स्पाउस के बेसिस पे भी नहीं मिलता ट्रांसफर। मेरे को खुद अभी 11 दिसंबर 2025 में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी मेरे को इस जून में सिर्फ 1 साल ही मेरे काउंट हुए हैं। और 6 साल 6 महीने मेरे वेस्ट ही मानेगा एक तरीके से, कि मेरे वो 6 महीने मेरे ट्रांसफर की टाइमिंग के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होंगे। वो जून टू जून ही जो टेन्योर है वही काउंट होता है। तो अगर मुझे ट्रांसफर लेना है तो 2027-28 हो सकता है, और 2030, अगर 5 साल वो दे रहे हैं, 2030 के बाद मेरे को ट्रांसफर मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, या 2027 के बाद, ऐसा कुछ। तो भाई ये कुछ कड़वी सच्चाई है जो केवीएस के बिल्कुल। बारे में बताइए। तो अपना माइंडसेट पूरा तैयार करें कि 5 साल एक तरीके से आप घर से बाहर रह सकते हैं कि नहीं, कैसे भी सिचुएशन में, कैसी भी हालात में। आप माइंड से और बॉडी और फिजिकली आप इतने ज्यादा मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहें, और मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग रहें कि आप रह सके 5 साल। ठीक। तो यही था कंक्लूजन। जी सर। तो पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सौंदर्य फॉर योर प्रीसियस टाइम। आपने इतना अच्छा बच्चों को बताया, सब कुछ बताया। डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें मेरे को जान के, मतलब बहुत सारी चीजें जान के हैरानी भी हुई, बहुत सारी चीजें जानने को भी मिली, और बहुत सारी जो बोल्डनेस आपकी थी वो भी सारी, बहुत सारी चीजें जो है बच्चों को भी मदद करेंगी, और वो आने वाले फ्यूचर में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी मदद करेंगी। सो इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर।